हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आज की क्लास में आज का टेस्ट का हमारा पहला टॉपिक है आर्थिक समीक्षा 2022-23। आर्थिक समीक्षा 2022-23 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो रहेगा वो कौन सा, आपके आर्थिक विकास के मुख्य सूचक। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, विकास के मुख्य सूचक। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपकी प्रति व्यक्ति आय से क्वेश्चन होंगे काफी इंपॉर्टेंट, और साथ में सकल घरेलू यानी आपके जीएसडीपी होगा, आपका शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होगा, क्षेत्रफल योगदान है वो किसका कितना है, आपके सेवा क्षेत्र में कितना है, आपके डब्ल्यूपीआई। इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज की क्लास में हमें डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करके अच्छे से हमें याद भी करेंगे। साथ में अगर हमारे दूसरे टॉपिक राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके का अगर हमारा फर्स्ट टॉपिक देखें तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है प्रमुख नदियां व जिले। प्रमुख नदियां व जिले। तो आज के इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट नदियों के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे और अच्छे से उनको कवर करेंगे। अगर राजस्थान जीके के दूसरे टॉपिक की बात करें तो हमारा दूसरा टॉपिक होगा पुरातात्विक सभ्यताएं। पुरातात्विक सभ्यताएं, ये जो टॉपिक है पुरातात्विक सभ्यताएं, ये मैंने पहले एक टेस्ट में करवाया था, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपका भी ये कहना था कि मैम सभ्यता का टॉपिक है हमें दोबारा करवाया जाए, तो आपका ये टॉपिक है वो मैं दोबारा इसके और अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आपके आर्थिक समीक्षा 2022-23 के वो क्वेश्चन जिस हिसाब से आरपीसी है वो बनाती है, आरपीसी जिस हिसाब से क्वेश्चन बनाती है उसी हिसाब के क्वेश्चन है इसमें आज हमें कवर करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पर बढ़कर 2022-23 में है वो कितना हो गया। यानी ये जो डाटा दिए हुए लाख करोड़ में दिए गए। आप सभी ने एक बार तो आर्थिक समीक्षा को काफी अच्छे से पढ़ लिया होगा, और इस बार नहीं, आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, तो आपको ये तो चीज पता ही है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी क्या होता है। एक बार मैं मोटे तौर पर आपको बता देती हूँ कि जो जीएसडीपी होता है इसमें दोहरी गणना से बचने के लिए इसमें सिर्फ अंतिम जो वस्तु होती है, अंतिम वस्तु तथा सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। यानी जो मध्यवर्ती जो चीजें होती है, सेवाएं होती है, वस्तुएं जो बनती है उनको नहीं देखा जाता। जो अंतिम रूप से वस्तु बनकर तैयार होती है उन्हीं सेवाओं और वस्तुओं का वो है इसमें किया जाता है, इनको शामिल किया जाता है। तो वो आपकी जीएसडीपी हो गई। यानी एक वित्त वर्ष में निवासियों द्वारा जो भी उत्पादित वस्तु होती है या फिर जो भी सेवा की जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को इसमें शामिल किया जाता है। ये चीजें आपको पता ही होंगी। अब हम बात करते हैं कि प्रचलित कीमतों पर जो राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें 12, 18, 19, 3 लाख करोड़, 14, 13, 62, 0 करोड़, 73, 89, 22 या फिर 79, 94, 49। अब इस चीज को आप ऐसे याद मत करना। अगर आपने याद किया होगा तो आपको ये तो पता ही है कि इस ऑप्शन का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, लेकिन इन चीजों को आप ट्रिकी वे में याद करिएगा। कहीं आप ऐसे याद करने लग जाए कि 1 करोड़ 21 लाख 8,193, ऐसे याद नहीं करना है। आपको याद करना है जैसे इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। तो आप याद करिए 14, 13, 62, 14, 13, 62, 14, 13, 62, इस हिसाब से आप याद करेंगे। अगर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 14.14 लाख करोड़, 14.14 लाख करोड़, अगर ऐसे भी याद करें तो रख सकते हैं। बाकी आप बस इतना ही याद करें, जितनी बार आप बीच बीच में इनको पढ़ते रहेंगे, इनका रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि प्रचलित कीमतों पर कितना है 14, 13, 14, 13, 62, 14, 13, 62 यानी 14.14 लाख करोड़। अगर आपसे स्थिर कीमत पे पूछ ले तो स्थिर कीमत पे हमारा कितना है, स्थिर कीमत पे हमारा 7.99 लाख करोड़ है। यानी स्थिर कीमत पर कितना है हमारा 799, स्थिर कीमत पर 799 यानी 7.99 लाख करोड़। तो इस प्रकार इन चीजों को हमें याद करना है। अब इनमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जैसे ये तो हमें प्रचलित कीमतों पर ये है जो पूरा हमें दिया गया है कि इतना लाख करोड़ है, ठीक है। अगर आपसे वृद्धि दर पूछ ले, अगर आपसे वृद्धि दर पूछ ले कि प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी 2021-22 से 21-22 से कितनी वृद्धि दर से बढ़कर 22-23 में है वो 14.14 लाख करोड़ हो गया है। तो अगर प्रचलित कीमतों पर आपकी वृद्धि दर पूछे तो आपकी है 16.04%। प्रचलित कीमतों पर है 16.04%। इनको मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ही याद हो जाए।
अगर स्थिर कीमतों पर अपन से पूछ ले कि स्थिर कीमतों पर है वो वृद्धि दर कितनी है, तो वो है 8.19%, 8.19%। अब आप याद करिएगा कि जब आपके प्रचलित कीमतों पर आपका जो जीएसडीपी है वो कितना है, 14.14 करोड़ है, लाख करोड़ है, तो आपको इसको 2 ज्यादा कर लीजिए, 16.04 है, ये आपकी वृद्धि दर है। अगर आपकी देखें कि 7.99 जो 99 लाख करोड़ है ये आपकी स्थिर कीमतों पर है, तो स्थिर कीमतों पर है तो वृद्धि दर इससे एक ज्यादा 8.19, यानी ज्यादा का अंतर नहीं होगा, 1 या 2 का अंतर होगा आपको देखे तो इस प्रकार इन संख्याओं को आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका ऑप्शन 2 है वो राइट होगा। प्रचलित कीमतों पर 14.14 लाख करोड़, अगर स्थिर कीमतों पर पूछ ले तो आपके 7.99 लाख करोड़, आपकी वृद्धि दर पूछ ले तो आपकी प्रचलित कीमतों पर 16.04% और स्थिर कीमतों पर 8.19%। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो नागौर जिले की नहीं है, यानी जो नागौर जिले या तो फिर उसका उद्गम देख ले या फिर वो उससे यानी नागौर जिले से नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले लूणी तो है, क्यों है, क्योंकि ये अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद ये नागौर में प्रवेश करती है, फिर ये आगे चली जाती है। अगर मेंथा की बात करें तो मेंथा है ये आपके जयपुर के मनोहरपुर से निकलती है, जयपुर के मनोहरपुर से निकलती है और वहां से निकलकर ये नागौर में आ जाती है और फिर नागौर से ये नागौर में प्रवेश करती है और नागौर से उत्तर की तरफ से ये सांभर झील में गिरती है। यानी अगर आपसे ये भी पूछ ले कि सांभर झील में उत्तर की तरफ से गिरने वाली कौन सी नदी है, वो है मेंथा नदी है। तो आपके जयपुर के मनोहरपुरा से निकलती है, फिर नागौर में प्रवेश करती है, उसके बाद है ये उत्तर की ओर से सांभर झील में गिर जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी लूणी और मेंथा तो दोनों है। जोजड़ी की अगर हम बात करें तो ये भी आपके नागौर के पोंडलू गांव से इसका उद्गम है, नागौर के पोंडलू गांव से इसका उद्गम है, यानी जोजड़ी भी नागौर जिले से संबंधित है। अब आगे इसकी बात आती है कि आलनिया है, ये आपकी संबंधित नहीं है, तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th आलनिया क्यों नहीं है, क्योंकि जो आलनिया है कोटा के जो मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां हैं, कोटा में जो मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां हैं उनसे इसका उद्गम है, मुकुंदवाड़ा पहाड़ियों से इसका उद्गम है। अगर ये पूछे कि किसकी सहायक नदी है तो ये चंबल की सहायक नदी है, जो आपकी आलनिया है ये चंबल की सहायक नदी है। तो आपको मैंने ये चारों के चारों ऑप्शन इसीलिए रिवाइज करवाए हैं, एक बार बताए हैं ताकि आपको इस चीजें ये ध्यान में आ जाए, इनका रिवीजन अच्छे से हो जाए। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है और फिर ये नागौर में प्रवेश करती है। मेंथा है जयपुर के मनोहरपुरा से निकलती है, उसके बाद नागौर में आती है, फिर ये सांभर झील में गिर जाती है और ये भी सांभर झील के उत्तर की ओर से गिरती है। जोजड़ी है ये नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है, इसका उद्गम है। और अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी लूणी नदी है, लूणी नदी की जो एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से लूणी नदी, जैसे लूणी नदी आपकी ऐसी जाती है तो दाईं ओर से इसमें गिरने वाली एकमात्र इसकी सहायक नदी, तो वो कौन सी होती है, वो जोजड़ी होती है। इसको भी आप याद रखना है। और जोजड़ी से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपकी लूणी नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियों से नहीं है, अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। तो ये भी आपकी कौन सी है, जोजड़ी है, क्योंकि इसका उद्गम कहाँ से है, इसका नागौर के पोंडलू गांव से है। तो इसी एक क्वेश्चन में मैंने 5 से 6 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े कि पूरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल है वो क्रमशः किन जिलों में स्थित है, पाली व जालोर में, बीकानेर व पाली में, भीलवाड़ा एवं पाली में और अलवर और भीलवाड़ा में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 3rd, ऑप्शन 8th। जो बागोर है वो पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है, और जो नाडोल है वो कहाँ पे है, पाली में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 3rd। अगर हम बागोर की बात करें तो बागोर आपके भीलवाड़ा में जो आपकी मांडल तहसील है वहाँ पे कोठारी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है। अगर इसके उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन है वो 1967-68 में शुरू हुआ था और 1969-70 तक इसका उत्खनन चला था, जो कि किसके निर्देशन में हुआ था, आपके वी.एन. मिश्र के आपके नेतृत्व में हुआ था। तो ये भी आप इससे याद रख सकते हैं। और ये आपकी पाषाणकालीन मानव सभ्यता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3rd। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की प्रचलित कीमतों में राजस्थान के जीएसडीपी का योगदान कितना है।
हमें ये बताना है कि जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद है उसमें यानी जीडीपी में हमारे राजस्थान का है वो कितना योगदान है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि जो राजस्थान की अगर प्रचलित कीमतों पर देखें तो इनका जो जीएसडीपी कितना है वो है 14.14 लाख करोड़, 14.14 लाख करोड़। अगर हम भारत की बात करें कि भारत का जो प्रचलित कीमतों पर है वो कितना है जीडीपी, तो वो है 27.30 करोड़, 27.30 करोड़। राजस्थान का कितना है 14.14। अगर ये देखिए कि भारत में है वो राजस्थान का कितना है, तो राजस्थान का आपका है 5.18%। ये है आपके प्रचलित कीमतों पर। अगर आपसे पूछ ले स्थिर कीमतों का पूछ ले तो स्थिर कीमतों में अगर भारत की बात करें तो भारत का तो है 15.76 करोड़, 15.76 करोड़। और अगर राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान का आपको मैंने अभी बताया तो 7.99 लाख करोड़, 7.99 लाख करोड़। तो अगर इसमें पूछ ले कि भारत की जीडीपी में राजस्थान का अगर स्थिर कीमत में योगदान कितना है तो वो आपका है 5.07%, 0.7%। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की प्रचलित कीमतों में राजस्थान की जीडीपी का योगदान है वो तो है 5.18%। स्थिर कीमतों पर पूछ ले तो आपको थोड़ा सा कम करना है 5.07%। ठीक है। और इस क्वेश्चन में फिर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 5.18%, यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है ए। 5.07% कितना है आपके स्थिर कीमतों पर आपके राजस्थान की जीडीपी का भारत में योगदान है स्थिर कीमत पर 5.07%। 16.04% क्या है आपकी प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी की वृद्धि दर, 16.04%। 8.19% क्या है आपकी स्थिर कीमत पर आपकी वृद्धि दर। तो आपको ये 5-6 चीजें हैं ये अच्छे से याद करनी है, तभी मैं आपके बार बार इसका रिवीजन करवा रही हूँ। ऑप्शन में बार बार वही चीज लेके आ रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी में होता है, माही, लूणी, चंबल और बनास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चंबल में। चंबल नदी है वो सर्वाधिक जल अपर्दन करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3। अगर हम चंबल के कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो इससे पूछा जा सकता है कि ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में ये भैंसरोडगढ़ तहसील से प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़ तहसील है उससे ये राजस्थान में है वो प्रवेश करती है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि जो चंबल है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल है वो यमुना की सहायक नदी है। अगला आपसे अगर पूछ ले कि एमपी व राजस्थान की ये कितने किलोमीटर तक सीमा बनाती है, तो ये 252 किलोमीटर तक है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाती है। तो आपके ये 3-4 पॉइंट है ये अच्छे से आपको याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3। बाकी चंबल की भी सहायक नदियां काफी इंपॉर्टेंट है, उन पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, आपको वो भी याद होने चाहिए। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान में यमुना की कौन सी सहायक नदी है, तो वो है चंबल है। एक आपकी बाणगंगा भी है इसकी सहायक नदी, बाणगंगा भी यमुना की सहायक नदी है। लेकिन वो उसी टाइम है जब क्या है कि बाणगंगा में पानी होता है, यानी कभी है वो कम वर्षा होने पर भरतपुर के आसपास जो बाणगंगा नदी है वो मैदानों में विलुप्त हो जाती है, यानी वो यमुना तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन वर्षा का टाइम होता है, पर्याप्त वर्षा का पानी होता है, उस टाइम में जो बाणगंगा है वो यमुना में जाके गिरती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि स्थित है। बालाथल कहाँ स्थित है, सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा और आपके हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उदयपुर। उदयपुर के वल्लभनगर तहसील है वहां स्थित है आपकी कौन सी बालाथल सभ्यता। अगर बालाथल सभ्यता में आपको की पॉइंट कौन कौन से ध्यान रखनी है कि इसकी जो खोज है वो किसने की थी, इसकी खोज 1962-63 में है आपके डॉक्टर वी.एन. मिश्र ने की थी। और उत्खनन भी इनके निर्देशन में हुआ था, वो हुआ था 1993 में इनके निर्देशन में हुआ था। और आपके इसकी खोज है 1962-63 में वी.एन. मिश्र ने की थी। वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। अगर इसके बारे में और देखें तो इसमें एक विशाल भवन भी मिला है जिसमें 11 कमरे मिले हैं। 11 कमरों का एक विशाल भवन है वो मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि बालाथल है वो किस प्रकार की सभ्यता है, तो ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है।
और इसके बारे में अगर और कुछ पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि तांबे के बने आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट और है वो ये है कि यहाँ के जो निवासी थे वो क्या काम करते थे। तो यहाँ के जो निवासियों के काम अगर आपसे पूछ ले तो जैसे कृषि करना हो गया, शिकार करना हो गया, पशुपालन करना हो गया, ये इनके आजीविका के साधन थे। अगर आपसे पूछे कि बालाथल जो सभ्यता है वहाँ के जो लोग थे वो किस किस फसलों से परिचित थे, तो वो गेहूं हो गई, गेहूं मूंग सरसों, तो इन चीजों से ये लोग है वो परिचित थे। पालतू पशुओं में बात करें तो गाय व बैल है, इनके पालतू पशु होते थे। और इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखें कि इसके दो और सभ्यता है उनसे किसी चीज में तुलना की गई है। वो किस प्रकार की गई है, इनमें एक तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पे है वो बेल व कुत्ते की मरण मूर्तियां मिली है, यानी मिट्टी की जो मूर्तियां वो मिली है। और वो एक कहां से मिली है, जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, वहां एक आपकी मरमी गांव जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, मरमी गांव, तो वहां से भी ऐसे ही आपके बैल व कुत्ते की मरण मूर्तियां मिली हैं। दूसरा इसमें यह बोला गया है कि यहाँ से एक वस्त्र का टुकड़ा मिला है, और ऐसा ही वस्त्र का टुकड़ा है वो विराट के अलावा भी कहाँ से मिला है, बस यहीं से मिला है, आपके बालाथल से मिला है। तो वस्त्र का जो इसमें बुनना ये भी यहाँ के निवासियों में एक कला थी। तो विराट के अलावा बुने हुए वस्त्र के अवशेष अगर आपसे पूछ ले तो वो कहाँ से मिले, बालाथल से मिले। तो आपको इन दोनों चीजों का भी ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है वो है प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन 2022-23 को सुमेलित कीजिए। यानी इस साइड है वो क्षेत्र दे रखे हैं और इस साइड है इनके जो प्रतिशत दे रखे हैं कि इनका योगदान कितना है। हमें इनका जो है आप हमको सुमेलित करना है, यानी इनका मिलान करना है कि कौन सा है वो सही दे रखा है, और फिर नीचे जो कूट दिया हुआ होता है उसको करना होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन क्या होता है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी आपकी GSVA। ये अगर देखें तो ये इससे क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है अपने क्षेत्रवार उत्पादन देखने के लिए, क्षेत्रवार उत्पादन या उसकी जो वृद्धि है वो देखने के लिए, वृद्धि दर देखने के लिए है, उत्पादन या फिर वृद्धि दर देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, वृद्धि दर देखने के लिए। तो वो क्या होता है, सकल राज्य मूल्यवर्धन संवर्धन। तो ये आपका मूल्य संवर्धन होता है GSVA। तो इसमें अगर हम देखें कि आपके कृषि क्षेत्र है तो कृषि क्षेत्र का कितना योगदान रहा है, तो कृषि क्षेत्र का योगदान रहा है 28.95%। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो उद्योग क्षेत्र का आपका रहा है 27.31%। और सेवा क्षेत्र की देखें तो सेवा क्षेत्र का आपका योगदान रहा है आपका 43.74%। तो आपको ये याद रखना है, आपका कृषि का रहा है 28, कृषि का कितना रहा है 28.95, तो आपको 29 मानिए, 29। आपके उद्योग की बात करें तो 27, और आपके इसकी बात करें अगर सेवा क्षेत्र की बात करें तो 43। अगर आप पॉइंटों में भी आगे याद रख सकते हैं तो आप जरूर रखिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन है वो काफी बार पूछा जाता है। अगर आपसे सीधा पूछ ले कि प्रचलित कीमतों पर आपके सकल राज्य मूल्य संवर्धन 2022-23 है, इसमें वृद्धि कितनी हुई है, अगर सीधा वृद्धि आपसे पूछ ले तो आपकी वृद्धि है वो हुई है 15.57% वृद्धि हुई है। क्षेत्रवार योगदान पूछे तो आपको ये बताना है कि कृषि क्षेत्र में 28.95, उद्योग क्षेत्र में 27.31, सेवा क्षेत्र में 43.74। सीधी वृद्धि पूछ ले तो आपको बतानी है 15.57 की वृद्धि हुई है, ये प्रचलित कीमतों पर। अब हम आगे बढ़े, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम, माही तथा ईरू तीनों नदियों राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है, यानी वो कौन सा जिला है जिसमें से जाखम, माही और ईरू तीनों नदियां हैं वो गुजरती है। उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़ और करौली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ है ऐसा जिला है जिसमें ये तीनों की तीनों नदियां हैं यहाँ से गुजरती है। तो अगर हम तीनों नदियों की बात करें तो आपकी जाखम और ईरू है, ये दोनों की दोनों है ये माही की सहायक नदियां हैं। अगर माही की बात करें तो माही है आपकी मध्य प्रदेश से आती है, यानी धार जिले से इसका है वो उद्गम होता है। उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान का अगर प्रवेश पूछ ले तो ये बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा में आपसे पूछ ले तो खांदू गांव से ये प्रवेश करती है। उसके बाद अगर आप जाखम की बात करें तो जाखम का उद्गम है वो प्रतापगढ़ से होता है। प्रतापगढ़ से जो आपकी छोटी सादड़ी से इसका उद्गम होता है। ईरू की बात करें तो ईरू भी है आपके कहाँ से,
आपकी ये ईरू है, ये भी आपके माही की सहायक नदी है। और ईरू का अगर आपसे ये पूछ ले कि इसका उद्गम कहाँ है, तो इसका भी प्रतापगढ़ जिले से निकलती है, फिर ये बांसवाड़ा में आती है। और बांसवाड़ा के जो समेलिया गांव है, बांसवाड़ा का समेलिया गांव है, उसमें ये आकर माही बजाज सागर, जो सागर से पहले है, ये माही में मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े कि बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल और पूरा पाषाण काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल है वो बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल। राइट आंसर ऑप्शन एक। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर कृषि एवं सेवा क्षेत्र दोनों। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र देता है। कृषि एवं सेवा क्षेत्र दोनों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों के अलग अलग है, इसका कम है और इसका ज्यादा है, यानी आपका सर्वाधिक योगदान है वो ऑप्शन थर्ड सेवा क्षेत्र आ जाएगा। अब हम देखें, हमने पीछे भी बात की थी, अगर प्रचलित कीमतों की बात करें, प्रचलित कीमतों, अगर प्रचलित कीमतों में कृषि, उद्योग और सेवा की बात करें, सेवा क्षेत्र की बात करें, तो कृषि की बात करें तो कृषि का तो हमने अभी पढ़ा था 28.95%, उद्योग का पढ़ा 27.31% और सेवा का पढ़ा 43.74%। 43.74%। सो सर्वाधिक कितना हुआ? सेवा का हुआ। यही अगर हम स्थिर कीमत में देख लें, स्थिर कीमत में देखें तो कृषि का अगर हम देखें तो कृषि का है 28.50%, उद्योग का देखें तो 27.76% और अगर हम देखें सेवा का तो ये है 43.74%। 43.74%, यानी अगर चाहे आपका प्रचलित कीमत हो, स्थिर कीमत हो, दोनों में ही आपका सेवा क्षेत्र है वो 43.74% ही है, जो कि दोनों में सर्वाधिक है। यानी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। किसका है? सेवा क्षेत्र का है। इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो कौन सा कि इनमें जो जैसे कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर है, ये भी आपके पूछी जा सकती है। तो आपको वो भी याद रखनी है। वो आपको कृषि की अगर बात करें कि कृषि क्षेत्र में आपकी कितनी है, तो आपकी है 13.84%। 13.84% प्रचलित कीमत में। उद्योग में देखें तो 15.02%। उद्योग में 15.02%। सेवा में देखें तो सेवा में आपकी है 17.11%। 17.11%। ये तो प्रचलित कीमत की हो गई। और प्रचलित कीमत में मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर टोटल कुल पूछे तो कुल कितनी है? 15.57%। 15.57%। बार बार रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और आपको याद भी तभी होगा जब आपने इसको पीछे कभी पढ़ा होगा। अगर पहले आपने पढ़ा नहीं है तो अब ये क्लास आपके ऊपर से जा रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। स्थिर कीमत की बात करें तो स्थिर कीमत में अगर कृषि की अपन वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर हो जाएगी 5.22%। उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग की हो जाएगी आपकी 6.32%। और अगर सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र की हो जाएगी 10.74%। 10.74%। अगर अब हम अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान की बात कर लेंगे कि योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का ये हमने देख लिया 43.74 दोनों में। अगर हम बात कर लें कि वृद्धि दर के आधार पर सर्वाधिक किसके है, तो वृद्धि दर के आधार पर सर्वाधिक किसके? सेवा क्षेत्र के। क्यों है? क्योंकि अगर प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर देखें तो 17.11% सेवा क्षेत्र की है। स्थिर कीमत पे देखें तो 10.74 है, वो भी किसकी है? आपके इसकी सेवा क्षेत्र की है। तो दोनों में अगर वृद्धि दर पूछ ले या फिर योगदान में भी सर्वाधिक कौन सा है? सेवा क्षेत्र ही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। पहले से अगर आपने इनको एक दो बार पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। आगे बढ़ें, और इनसे क्वेश्चन भी है वो काफी बार पूछे जाते हैं। भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है, यानी भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर है वो बागोर सभ्यता स्थित है? लूणी, कोठारी, बनास और चंबल नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कोठारी नदी। ऑप्शन 2 कोठारी नदी। अगर कोठारी नदी की हम बात करें कि इसका उद्गम कहाँ होता है, तो इसका उद्गम है वो राजसमंद से होता है। उद्गम है वो राजसमंद से होता है। यह राजसमंद और भीलवाड़ा 2 जिलों की नदी है। 2 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। भीलवाड़ा में उद्गम राजसमंद से, और राजसमंद में आपसे पूछ ले तो दिवेर की पहाड़ियों से, दिवेर की पहाड़ियों से है वो आपका उद्गम इसका नदी का
कोठारी का है वो उद्गम है होता है दिवेर की पहाड़ियों से। फिर ये बाद में ये जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा का एक नंदराय स्थान है, उस स्थान के निकट ये बनास नदी में है वो सम्मिलित हो जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। तो आपको ये याद रखना है, कोठारी नदी है वो राजमंद भीलवाड़ा 2 जिलों में आती है, प्रवाहित होती है उद्गम दिवेर की पहाड़ियों में। और ये कोठारी नदी है ये बनास की सहायक नदी है। कहाँ मिलती है? नंदराय के निकट भीलवाड़ा में है, ये बनास नदी में मिल जाती है। तो ये 2-3 चीजें इसकी याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े। अनाज रखने के बड़े मृद बांड जिन्हें गोरे या बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ओझियाना, कालीबंगा, जोधपुरा और आहड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4 आहड़ में। आहड़ सभ्यता से है वो अनाज रखने के। यहाँ पे इन्हें गोरे भी कहा जाता था, इन्हें बंकोर भी कहा जाता था, इन्हें कोठे भी कहा जाता, जो अनाज रखने के लिए बनाए जाते थे। बड़े ये अनाज रखने के कुछ बड़े भांड होते थे, ठीक है। अगर आहड़ सभ्यता से और आपसे पूछ ले तो जो आहड़ सभ्यता है वहां पे एक साथ है वो 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यानी इन एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त होने से यहाँ इस चीज को इंगित किया जा सकता है कि यहाँ पे जो सामूहिक भोजन की व्यवस्था होती थी, सामूहिक भोजन। यानी अगर सामूहिक भोजन है तो यानी कि भी शायद बड़े परिवार है वो समूह में रहते होंगे, तो सामूहिक भोजन व्यवस्था भी यहाँ पे होती होगी, क्योंकि 6 चूल्हे भी एक साथ प्राप्त हुए। इसमें एक जो एक चूल्हा था उस पे एक मानव हथेली की छाप भी प्राप्त हुई है, हथेली की छाप। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, छाप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत तथा राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर का तुलनात्मक अध्ययन में असत्य कथन है। भारत तथा राजस्थान की जो आर्थिक वृद्धि दर है, अगर हम उसकी तुलना करें, आर्थिक वृद्धि दर की तुलना करें, तो उसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है वो असत्य है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो राजस्थान की जो जीएसडीपी है उसमें अगर प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर पूछे तो 16.04% है, स्थिर कीमत पे पूछे तो 8.19% है। अब अगर हम भारत की बात करें कि भारत की जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी में जब प्रचलित कीमतों पर अगर वृद्धि दर पूछे जाए तो कितनी है? 15.4% है। स्थिर कीमत की बात करें तो 7% है, स्थिर कीमत पर 7% है। अब इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है, तो जिसमें राजस्थान की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो अखिल भारतीय वृद्धि दर से कम है, राजस्थान की कम है। तो इसमें देखिए राजस्थान की प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 16.04% है, और इसकी कितनी है? 15.04% है भारत की प्रचलित कीमतों पर। तो यानी राजस्थान की वो ज्यादा है। अगर इसके पूछे हमें, देखें हम स्थिर कीमत पे, तो राजस्थान की तो स्थिर कीमत पर 8.19% है और भारत की कितनी है? 7% है, फिर भी राजस्थान की कम ज्यादा है। यानी दोनों ही चीजों पे, प्रचलित कीमत पे देख ले या फिर देख ले स्थिर कीमत पर, दोनों पर ही राजस्थान की ज्यादा है। यानी ये फर्स्ट है, ये हमारा गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 आ जाएगा कि असत्य कथन है वो फर्स्ट ही दे रखा है, क्योंकि अगर किसी के हिसाब से देख ले, प्रचलित कीमत में देख ले या स्थिर कीमत में देख ले, राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो अधिक है भारत से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। इसमें देखें निचला, राजस्थान की प्रचलित कीमतों पर आर्थिक वृद्धि दर 16.04 है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमत पर 8.19% है, ये भी बिल्कुल सही है। सभी असत्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अंतः प्रभावी अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? पश्चिमी बनास नदी, रूपारेल नदी, साबी नदी और काकनी नदी। तो अंतः प्रभावी क्षेत्र यानी जो राजस्थान के अंदर ही जिसका अपवाह क्षेत्र होता है, यानी वो यहीं से उद्गम होगा राजस्थान से और राजस्थान में ही वो विलुप्त हो जाएगी, तो वो होती है अंतः प्रवाह नदी। तो रूपारेल, साबी, काकनी और पश्चिमी बनास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास है वो अंतः प्रभावी नदी नहीं है। इनके अगर ऑप्शन की बात करें, रूपारेल नदी की बात करें तो रूपारेल नदी है, इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वराह नदी, वराह नदी भी इसको बोला जाता है। इसके साथ इसको लसावरी नदी भी बोला जाता है, लसावरी नदी भी बोला जाता है। अगर हम पश्चिमी बनास नदी की बात करें तो पश्चिमी बनास नदी है, इसका उद्गम है वो सिरोही से होता है, सिरोही से होता है। और सिरोही के दक्षिण में जो नया सानवरा गाँव है ना, नया सानवरा गाँव, वहाँ से इसका उद्गम होता है। नया सानवरा गाँव, सानवरा गांव में, वहाँ से उसका उद्गम होता है। अगर इसकी बात करें कि ये जो अंतःप्रवाही नदी क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो गुजरात का लिटिन रन है,
लिटिल रन है, वहाँ पे जाके ये विलुप्त हो जाती है, यानी ये राजस्थान से बाहर जाके विलुप्त होती है, यानी ये अंतः प्रवाही नदी नहीं है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गुजरात का डिसा शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो वो इसी पश्चिमी बनास नदी के किनारे है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें सूकली आ जाती है, सूकली है इसकी सहायक नदी है, सिप्पू है, खारी है और इसके साथ साथ ही इसकी कुकड़ी भी आ जाती है, और एक इसमें हंगरी आ जाती है, हंगरी ये इसकी सहायक नदी है। इन चीज़ों में आपको याद रखने वाली क्या चीज़ है कि हम सूकली पढ़ा है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर सूकड़ी पढ़ लें, सूकड़ी तो इस चीज में है वो आप ध्यान रखिए, सूकली है जो कि सिरोही से निकलती है वो पश्चिम बनास की नदी है, सूकड़ी है वो आपकी कहाँ से निकलती है, पाली से निकलती है, जो कि आपकी किसकी सहायक नदी है, आपकी लूणी नदी की सहायक नदी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, वही बताती हूँ, अदरवाइज और कोई ना तो आपको ये बोलती हूँ कभी ये करें, क्योंकि मैं बस यही देखती हूँ आपका जितना भी टाइम है वो सिर्फ आपके रिवीजन में चला जाए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं, शिलाओं पर, मुहरों पर, स्तंभों पर या फिर ताम्र पत्रों पर, किस पे ये अभिलेख है वो लिखे मिले हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुहरों पर, राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में कितनी है। इसमें पूछा है प्रति व्यक्ति आय। अगर हम पीसीआई की बात करें यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये निकाले कैसे जाती है, जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अपोन कौन सा होता है, राज्य की मध्यवर्ती कुल जनसंख्या, राज्य की मध्यवर्ती कुल जनसंख्या, इससे हम निकालते हैं पीसीआई। और पीसीआई में अगर जो मध्यवर्ती जनसंख्या होती है वो कितनी होती है, 15 से 64 वर्ष की आयु की है वो जनसंख्या इसमें ली जाती है। अब हम बात करें कि राजस्था61 के प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, तो प्रचलित कीमतों पर अगर देखें कि कितनी है प्रति व्यक्ति आय, तो ये है आपकी 156149, ये तो है आपकी प्रचलित कीमतों पर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। स्थिर कीमतों पर आपसे पूछ ले तो स्थिर कीमतों पर है आपकी 86,134, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय है तो हमको दोनों ही याद करनी है। तो ये कितनी है 86,134, तो इसमें जो आपके ऑप्शन 4 में दिया गया है ये स्थिर कीमत पे है, ये स्थिर कीमत भी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है उनमें 2022-23 में कितनी वृद्धि हुई है, तो प्रचलित कीमतों में वृद्धि हुई है आपके 14.85%, 14.85%। अगर स्थिर कीमतों पे पूछ ले तो वृद्धि हुई है आपकी 6.94%, 6.94%। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से नदी मिलती है, कौन सी नदी है जो बाड़मेर के तिलवाड़ा में मिलती है, मीठड़ी, जवाई, सूकड़ी और माही। जो आपकी बाड़मेर है, बाड़मेर के जो तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा में जो समदड़ी गांव है, समदड़ी गांव है उसके निकट से है वो आपकी सूकड़ी नदी है वो लूणी नदी में मिलती है, यानी ऑप्शन 3। अभी मैंने पीछे आपके क्वेश्चन में बताया था कि एक तो है सूकली जो कि पश्चिमी बनास की सहायक नदी है जो कि सिरोही से निकलती है, सिरोही से इसका उद्गम है। दूसरा मैंने सूकड़ी बताया था जिसका उद्गम है वो मैंने कहाँ से बताया था, पाली से बताया था, पाली से। तो इसमें जो सूकड़ी है उसका पाली से उद्गम है, सूकली है उसका सिरोही से है। सूकली है वो पश्चिम बनास की सहायक नदी है, सूकड़ी है वो आपकी लूणी नदी की सहायक नदी है जो कि लूणी में समदड़ी गांव तिलवाड़ा यानी बाड़मेर में मिलती है। इससे एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो सूकड़ी है सूकड़ी पर एक बांध बना हुआ है जालोर में, जालोर के बांकली गांव में बांध बना हुआ है बांकली बांध। तो बांकली बांध किस पे है, सूकड़ी नदी पे है, आपको ये भी याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है, गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा और कालीबंगा। तो ये आप सभी को याद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कालीबंगा। अब हम आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, वृद्धि दर के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि दर वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला क्षेत्र है। मैंने आपको बताया था चाहे आपका स्थिर कीमत पे हो, स्थिर कीमत पर हो, चाहे आपका प्रचलित कीमत पर हो।
प्रचलित कीमत पर, और दोनों में ही आपकी जो वृद्धि दर है वो किसकी है, आपके सेवा क्षेत्र की है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। योगदान पूछे तो भी 43.74%, 43.74% स्थिर कीमत पे, 43.74% आपके प्रचलित कीमत पर आपके किसका है, सेवा क्षेत्र का है। और अगर सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर देख ले, सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अगर स्थिर कीमत पे देखें तो कितनी है, 10.74 है, तो यानी सर्वाधिक है। औरों की कितनी है, कृषि की 5.22 है और उसके उद्योग की 6.32 है, तो सर्वाधिक इसकी है सेवा क्षेत्र की है। प्रचलित कीमत पे भी इसकी वृद्धि दर कितनी है, 17.11% है, यानी दोनों स्थिर और प्रचलित दोनों में सेवा क्षेत्र की है वो वृद्धि दर सर्वाधिक है। आपसे एक क्वेश्चन इस फॉर्मेशन में पूछा जा सकता है कि योगदान के आधार पर, योगदान है उसके आधार पर घटता क्रम बताइए, योगदान के आधार पर घटता क्रम बताइए। तो सर्वाधिक किसका है, सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का कितना है आपका, 43.74। उसके बाद फिर कृषि का है, उसके बाद फिर किसका है, कृषि का है। कृषि का कितना है, 28.95। उसके बाद है उद्योग का है, तो उद्योग का जो आपका क्षेत्र है वो कितना है, 27.31 है, यानी सर्वाधिक सेवा, कृषि, उद्योग। अगर आपसे ये पूछ ले कि वृद्धि दर के आधार पर घटता हुआ क्रम, तो वृद्धि दर के आधार पे ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सर्वाधिक वृद्धि दर सेवा की है, कितनी है, एक में तो है आपके 17.11% प्रचलित में, और स्थिर में कितने 10.74, तो सर्वाधिक कितनी है, इसी की है। अगर हम उद्योग की बात करें तो जो उद्योग की वृद्धि दर है वो अधिक है, 6.32, तो उद्योग आ जाएगा 6.32। फिर बाद में बात करें अगर प्रचलित कीमत में बात करें, इसमें तो 6.32 हो गया, स्थिर में प्रचलित की बात करें तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 15.02%। और फिर उसके बाद कृषि आपका आ ही जाएगा, क्योंकि कृषि की अगर प्रचलित की बात करें तो 13% है, और इसमें अगर स्थिर की बात करें तो स्थिर में 5.22 है, यानी तीनों में ही इसमें कम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि आपके ये क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, खारी नदी का उद्गम राजस्थान जिले के उत्तर में स्थित है, गांव की पहाड़ियों से होता है। यानी खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले की उत्तर में स्थित कौन सी पहाड़ियों से होता है, अरना, बागोता, बासाणी और बिजराल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, HD सांकलिया, VN मिश्र, VS वाकणकर और BB लाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HD सांकलिया। HD सांकलिया के निर्देशन में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत तथा राजस्थान के 2022-23 की प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक अध्ययन के लिए असत्य कथन है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय स्तर की औसत प्रति व्यक्ति आय से कम है। अब इसका तुलनात्मक अध्ययन करने से पहले हमें राजस्थान और भारत की दोनों की प्रति व्यक्ति आय पता होनी चाहिए, राजस्थान की और भारत की। पहले बात करें कि हम राजस्थान की इनकी प्रचलित कीमतों पर है इनकी भारत तथा राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगर हम राजस्थान की देखें तो राजस्थान की कितनी है, 156149, अभी हमने पीछे बात की थी। भारत की देखें तो भारत की है 170620 प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर। अगर हम स्थिर कीमत की बात करें तो स्थिर कीमत की अगर भारत की देखें तो ये है 96,522, और भारत की ये किसकी है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया आपको, ये आपकी भारत की है। पहले राजस्थान की लिखनी है मैं, तो राजस्थान की प्रचलित 156149 और आपकी अगर स्थिर पे देखें तो 86,134। भारत की प्रचलित पर 17,0620 और अगर इसकी देखें स्थिर कीमत पर तो 96,522। अब इनका अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय स्तर की औसत प्रति व्यक्ति आय से कम है। अब देखिए इसकी 17,0620 है, इसकी 15,6149 है, तो कम है, ये बिल्कुल सही बात बोली है इसने। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर की औसत वृद्धि दर से अधिक है। औसत इसमें यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय देखी थी और यहाँ पे क्या बोला इसने, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर। अगर हम राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर देखें तो इसकी तो है 14.85% और इसकी कितनी है, इसकी है 13.7% भारत की। स्थिर कीमतों पर देखें तो स्थिर कीमतों पर अगर राजस्थान की तो 6.94 हमने पीछे बात की थी और
भारत की बात करें स्थिर कीमत और 5.5% है, 5.5% है। इसने बोला है राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय स्तर की औसत वृद्धि दर से अधिक है, बिल्कुल सही है। 14.85 है वो 13.7 से 71 से ज्यादा है, और यहाँ पे 6.94 वो 5.5 से ज्यादा है, यानी ये दोनों के दोनों सही बोले हैं इसने। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है वो अखिल भारतीय स्तर की औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, ये गलत है क्योंकि कम है, ये हमने पहले ही देखा था, तो ये इसका असत्य दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने पहले पढ़ी हुई होंगे, वरना आपके ऊपर से जाएंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एग्जाम में भी आपके ये ऊपर से ही जाएंगे। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध है वो चंबल से मिलती है, यानी काली सिंध है वो चंबल में कहाँ गिरती है, हमें ये आंसर बताना है। तो बारां में, झालावाड़ में, टोंक में और आपके कोटा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 झालावाड़। अगर हम काली सिंध की बात करें तो ये चंबल की सहायक नदी है। अगर काली सिंध का उद्गम देखें तो ये देवास मध्य प्रदेश से निकलती है, बागली गांव से। अगर इसका राजस्थान में प्रवेश देखें तो झालावाड़ का जो छबड़ा तहसील है, झालावाड़ की छबड़ा तहसील, उसके बिंदा गांव झालावाड़ के जो रायपुर के निकट जो तहसील छबड़ा है, वहां के जो बिंदा गांव है, बिंदा गांव से ही राजस्थान में प्रवेश करती है, और ये झालावाड़ तथा कोटा व बारां की सीमा में बहती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और विराट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 आहड़ का जो उत्खनन हुआ है वो किनके हुआ है, प्रोफेसर HD सांकलिया के। आपका राइट आंसर ऑप्शन है 2। इस क्वेश्चन में आप एक और याद रख सकते हैं कि जो आपकी आहड़ सभ्यता है उसको बनास संस्कृति किसने कहा है। बनास संस्कृति बोला गया तो बनास संस्कृति है वो किसने कहा है, तो बनास संस्कृति बोला है हंसमुख धीरज सांकलिया। हंसमुख धीरज सांकलिया, यानी प्रोफेसर HD सांकलिया, उन्होंने इसे बनास संस्कृति भी बोला है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सर्वाधिक हिस्सेदारी है या फिर हिस्सेदारी का है वो बढ़ता क्रम घटता क्रम है, ये बताइए। आवासीय भवन, लोक प्रशासन, निर्माण क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वाधिक हिस्सेदारी है वो है निर्माण क्षेत्र की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगर आपसे इसका क्रम पूछ लिया जाए वो होगा, सबसे पहला होगा आपका निर्माण क्षेत्र जो कि इंपॉर्टेंट है, दूसरे आपका होगा आवासीय भवन, और तीसरी हिस्सेदारी होगी आपके लोक प्रशासन की। यानी सर्वाधिक हिस्सेदारी निर्माण क्षेत्र की, फिर उसके बाद आवासीय भवन, फिर उसके बाद है लोक प्रशासन। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो यमुना से मिलती है। लूणी, माही, बाणगंगा और साबरमती। सीधा देखा जाए तो चंबल नदी मिलती है, चंबल है यमुना की सहायक नदी है, लेकिन मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था कि बाणगंगा है, अगर उसमें पर्याप्त वर्षा जल हो तो ये बाणगंगा भी यमुना में मिलती है। अगर इसमें पानी कम हो, वर्षा का टाइम नहीं हो, तो ये भरतपुर के जो आसपास मैदानी क्षेत्र वहीं पर विलुप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है। विराटनगर, आहड़, कालीबंगा और पीलीबंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुएं शामिल की गई हैं। 154, 75, 69 और 10। अब हम थोड़ा सा आपके थोक मूल्य सूचकांक है राजस्थान का, उस पे बात कर लेते हैं। तो अगर इसका आधार वर्ष आपसे पूछ ले कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है, तो आधार वर्ष है 1999 से 2000, यानी आपका WPI कौन सा है, 1999 से 2000 है, ये आपका WPI है। अगर इसमें कुल वस्तुओं की बात करें, टोटल वस्तुएं कितनी है, तो टोटल वस्तुएं हैं 154। जो थोक मूल्य सूचकांक है उसमें ओनली जो वस्तुएं हैं उन्हीं को शामिल किया गया है, जो सेवाएं होती हैं सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें 3 प्रकार की वस्तुएं वो शामिल की जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो आती है आपकी जो प्राथमिक वस्तुएं होती है, तो प्राथमिक वस्तुएं कितनी हैं, वो है 75। दूसरी होती है विनिर्मित वस्तुएं कितनी है, 69 है। और फिर है आपकी ईंधनीय वस्तुएं,
ईंधनीय वस्तुएं, जिसमें ईंधन हो गया, शक्ति, प्रकाश, ये होगी ईंधनीय वस्तुएं। ये कितनी है? 10 है। तो ये आपको सारी ध्यान रखनी है। टोटल 154 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 75 प्राथमिक है, 69 विनिमय वो आपकी विनिर्मित है, और आपकी 10 है वो कितनी है? ईंधनीय आपकी वस्तुएं। तो इनका भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, वेणेश्वर माही नदी व का संगम है। यानी वेणेश्वर है वो एक तो माही नदी, उसके साथ कौन सी नदी का संगम है? अनास, इराऊ, सोम और साबरमती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जो वेणेश्वर धाम है वो किनके संगम पर? माही प्लस सोम और प्लस जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पे बना हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? खेतड़ी, आहड़, दरीबा और गणेश्वर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आहड़। अब आप दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं। जो आपकी आहड़ है, आहड़ को आगाटपुर भी बोला जाता है, आगाटपुर बोला जाता है, और इसे ही ताम्रवती नगरी भी बोला जाता है, इसे ही ताम्रवती नगरी बोला जाता है। आप कंफ्यूज किस चीज में होते हैं? आपकी ताम्रवती नगरी किसे बोला जाता है, या फिर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी, इन दो चीजों में आप कंफ्यूज होते हो। अगर आपको ताम्रवती नगरी पूछ ले तो वो आपकी आहड़ होगी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछ ले तो वो आपकी होगी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो कि कहाँ पे है? ये आपकी सीकर में है, और किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर संस्कृति, लोहयुगीन संस्कृति, आहड़ संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आहड़ संस्कृति है, उससे जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। ये मैंने आपको 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। इसके साथ ही मैंने आर्थिक समीक्षा का रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करवाया है, और वो भी समझ में तभी आता है जब आपने पहले से पढ़ा हुआ हो, क्योंकि मैं सिर्फ आपका रिवीजन करवा रही हूँ यहाँ पे, ताकि और मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाके बता रही हूँ कि हाँ इस फॉर्मेशन में आपके आरपीसी है वो क्वेश्चन बनाएगी, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगी। तो आपको इस हिसाब से यहाँ से रिवीजन करना है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे इसका मोटिवेशन मिल सके कि हाँ इतने बच्चों को ये है क्लास अच्छी लगी और इनको ये यूजफुल हो रही है, तो मैं आगे से और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेके आ पाऊँ। तो आगे हम मिलते हैं अगली क्लास में और अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।